हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन हम यहाँ पे एनसीएल जो आपका अपकमिंग एग्जाम होने वाला है स्टाफ नर्स का, तो उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाएं। और आई होप आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो उसको स्टार्ट कर दिया होगा। मैंने अर्ली फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था आपको कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्लस आपको जो पहले जो एमसीक्यू क्रैश कोर्स है उसको कंप्लीट करना है। देन मॉक टेस्ट के बारे में भी मैंने बताया था जो आपके एनसीएल के सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से ही बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू की सीरीज को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर करिए क्या राइट आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। क्वेश्चन है, fluid of choice for treatment of hypovolemic shock in a burn patient is। ये एनसीएल 2020 के अंदर जो एग्जाम हुआ था इसका, ठीक है, तो उसका पेपर है और उसके पेपर के अंदर से एमएसएन फार्मा और माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे प्रीवियस एग्जाम में। Fluid of choice for treatment of hypovolemic shock in a burn patient is normal saline, DNS, रिंगल लैक्टेड या GNS। चलिए आंसर करिएगा। बर्न पेशेंट जो होता है उसके अंदर कौन सा फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे, क्लास को शेयर करना है। तो देख लीजिए, हाइपोवोलेमिक शॉक जो होता है किसी भी पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर फ्लूइड की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, यानी कि सोडियम पोटेशियम ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमें ऐसा फ्लूइड चाहिए जो बिल्कुल सेम टू सेम हो, किसके? हमारे बॉडी फ्लूइड के या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के। क्योंकि जब भी हाइपोवोलेमिया होता है तब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है वो लॉस होता है, तो हमें ऐसा ही फ्लूइड चाहिए। तो सेम उसी पैटर्न वाला, उसी सोडियम पोटेशियम से रिच फ्लूइड कौन सा होता है? तो रिंगल लैक्टेड इज द बेस्ट चॉइस इन द केस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, बिकॉज ये सेम होता है, किसके सेम होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के। किसके सेम होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होता है उसके सेम होता है, जिसमें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है। ठीक है, ये तीनों कंटेंट होते हैं, इसीलिए ये जो है वो सेफ होता है और जरूरी भी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपने पहले भी एग्जाम्स में वगैरह देखे होंगे, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये हाइपोवोलेमिक शॉक वाला क्वेश्चन जो है वो हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंफेक्शन कॉज्ड इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? ए ऑप्शन है राइनाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, फेरिंजाइटिस या मेनिंजाइटिस। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन कौन सा है ये आपको बताना है। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा। चलिए, सो देखिए, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इंफेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बाकी के ऑप्शंस यहां पे देख लेते हैं। तो राइनाइटिस, रनी नोज वगैरह होता है, वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नहीं होता, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फेरिंजाइटिस भी नहीं होता, फेरिंग्स के अंदर इंफेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है, वो भी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट मेनिंजाइटिस, आपको पता है डीएपी जो मेनिंजेस होती है, ड्यूरामेटर, एरेपनोइडमेटर, पायामेटर, इसमें इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो ये होता है मेनिंजाइटिस। अब बचा क्या यहाँ पे? ब्रोंकियोलाइटिस, यानी कि जो ब्रोंकियोल्स होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ब्रोंकियोल्स, जो ब्रोंकियोल्स होते हैं इसमें अगर इंफेक्शन हो जाए, क्या हो जाए? इसमें इंफेक्शन होता है क्योंकि ये स्मॉल एयरवे होता है। क्यों इंफेक्शन होता है? बिकॉज ऑफ स्मॉल एयरवे। तो इस वजह से यहाँ पे इंफेक्शन होता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोलाइटिस, और ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन होता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर को डिटेक्ट करने के लिए मोस्ट बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? बेरियम मील स्टडी,
बी ऑप्शन अल्ट्रासोनोग्राफी, सी एक्सरे स्टडी या डी एंडोस्कोपी। आंसर करिएगा। पेप्टिक अल्सर जो है उसको फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका कौन सा होता है, ये पूछा गया है। तो आप सभी आंसर करिएगा, क्लास को शेयर करना है और साथ में आपको आंसर भी करना है। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पेप्टिक अल्सर के बारे में आपने सुना होगा, डिओडिनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेप्टिक अल्सर जो होता है उसको डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से ही आप पता कर सकते हो। तो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कैसे होगा, जब आप एंडोस्कोपी करोगे। तो एंडोस्कोपी जब परफॉर्म की जाती है तो ये डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होगा किसका, पेप्टिक अल्सर का। पेप्टिक अल्सर का विजुअलाइजेशन डायरेक्टली किससे होता है, बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, याद रखिएगा। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है किसका, पेप्टिक अल्सर का एंडोस्कोपी। बाकी बैरियम मील, एक्सरे एंड यूएसजी नहीं होगा। एंडोस्कोपी जो होता है वो पेप्टिक अल्सर का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल डिसइंफेक्शन। इनमें से केमिकल डिसइंफेक्शन कौन सा है, बर्निंग, ब्लीचिंग पाउडर, बॉइलिंग या ऑटोक्लेव। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। वेरी इजी, देखने से ही आपको पता चल रहा है, तो आप आसानी से इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। चलिए आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे केमिकल वाला आपको कौन सा लग रहा है, कितना इजी है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए थे देखिए। तो बर्निंग, क्या ये केमिकल लग रहा है आपको, डिसइंफेक्शन का टाइप नहीं। बॉइलिंग जो करते हैं इंस्ट्रूमेंट को वगैरह, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स वगैरह जो होते हैं उनको किल करने के लिए, तो क्या ये केमिकल मेथड है, नहीं। ऑटोक्लेव नहीं, मॉइस्ट हीट का एग्जाम्पल है, हीट वेव्स होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है जिसको हम CaOCl2 भी कहते हैं, तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को किल करने में काम आता है और ये एक तरह का केमिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हमारा रहेगा इस क्वेश्चन का, सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं पहले भी बता चुकी हूं, आप एनसीएल जो आपका एग्जाम है अपकमिंग स्टाफ नर्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, आज से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है। और इसमें एमसीक्यू क्रैश कोर्स अवेलेबल है, बिल्कुल आपके लोएस्ट प्राइस में है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सारा आपका एग्जाम का जो सिलेबस है 70% जिसमें नर्सिंग आने वाला है वो आपका कवर हो जाएगा। प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, फुल लेंथ एनसीएल के पैटर्न पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी हमसे जुड़ चुके हैं अदर एग्जाम्स के लिए भी। सो आप लोग है ना, अगर एनसीएल आपका टारगेट है तो ये जो टेस्ट सीरीज है, जो एमसीक्यू कोर्स है, वो बिल्कुल ऐसा ही बनाया गया है जैसा उसका सिलेबस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ए पेशेंट वाज डायग्नोस्ड एज अ केस ऑफ पल्मोनरी टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, ही वाज स्टार्टेड ऑन एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी, he complained of red color urine, what should be done? Send urine for routine examination, urine culture sensitivity, surgical opinion या फिर काउंसलिंग ऑफ पेशेंट। तो देखिए टीबी वाले पेशेंट के अंदर डॉट्स थेरेपी चलती है, आपको पता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि जो डॉट्स थेरेपी होती है, इस डॉट्स थेरेपी में ड्रग चलती है जिसका नाम है पेरिस नाम से, या आप अपने तरीके से कोई भी याद करने का तरीका बस याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज पायराजिनामाइड। रिवाइज कर लेते हैं, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, सो ये ड्रग जो है वो इसमें यूज की जाती है। अभी न्यू गाइडलाइन आई है, मैंने सेपरेटली इसके लिए एक वीडियो भी बनाया है, क्या न्यू गाइडलाइन आई है वो भी आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। इंस्टाग्राम हमारी आईडी है,
वहां से आप अपडेट रहिएगा। और यहाँ पे भी डालते हैं किरोशा नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे, तो वहां पे लेटेस्ट अपडेट के जो भी जानकारी होती है हम लोग वीडियो के रूप में डालते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो, तो आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपकी जानकारी जो है यानी कि आपके नॉलेज में और भी ज्यादा बूस्टअप हो सके। ठीक है, चलिए सो देखिए पायराजिनामाइड तो सेम टू सेम है, ये ड्रग देते हैं। इथाम्ब्यूटोल क्या करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है, इस वजह से इस ड्रग को चेंज करके मेथोहेक्सिटोल करके ड्रग जो है वो यहाँ पे ऐड की गई है। तो फिलहाल ये वाली ड्रग यूज नहीं कर रहे हैं, इसकी जगह पे मेथोहेक्सिटोल ड्रग जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट रिफाम्पिसिन का नाम चेंज करके या इसको चेंज करके रिफापेंटिन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, रिफापेंटिन। ठीक है, तो इसको भी इस नाम से नहीं बिकती है, ये रिफापेंटिन के नाम से बिकती है। बाकी की ड्रग जो है वो सेम टू सेम है, जिसमें रिफाम्पिसिन या रिफापेंटिन जो ड्रग है उसका साइड इफेक्ट होता है कि रेड ऑरेंज कलर का यूरिन, जो इसका हार्मलेस साइड इफेक्ट है। जब तक ये मेडिसिन चलेगी तब तक ये यूरिन और सिक्रीशंस ऐसे होंगे, बाकी उसके बाद में वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें फर्दर कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती, इसको काउंसलिंग करना है पेशेंट को आपको कि ये हार्मलेस साइड इफेक्ट है, होएगा लेकिन कुछ टाइम के बाद या जब आप मेडिसिन को स्टॉप करेंगे उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, डी करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा टीबी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आई है अभी लेटेस्ट, वो इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आप हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है किरोशा नर्सिंग क्लासेस के नाम से, वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी है कंप्लीट गाइडलाइन का एक सेपरेट वीडियो जो है, शॉर्ट वीडियो है, जो आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं बोल दूंगी आज या कल में ही वो पोस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, द पेशेंट इज एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन हेडेक, द ड्रग sumatriptan succinate is prescribed for the patient. Which of the following in the patient history should be reported to the doctor? डायबिटीज, कैंसर, एंजाइना या क्लस्टर हेडेक? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी आंसर करेंगे कि माइग्रेन हेडेक का ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें सुमाट्रिप्टेन सक्सिनेट ड्रग जो है वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है। Which of the following the history should be reported to the doctor? यानी कि इन चारों में से कौन सी हिस्ट्री अगर उस पर्टिकुलर पेशेंट को है ये ड्रग प्रिस्क्राइब करने के बाद में, तो आप फर्दर रिपोर्ट करोगे फिजिशियन को या डॉक्टर को, ये पूछा गया है। यानी कि किस में आपको ये ड्रग नहीं दे सकते हो आप। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। एवरीवन क्लास को शेयर करना है और साथ में आप आंसर भी करना है आपको। ठीक है, चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए ये ड्रग जो होती है सुमाट्रिप्टेन, ये सुमाट्रिप्ट करके जो का एगोनिस्ट होता है, जो माइग्रेन या हेडेक में इस मेडिसिन को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे पेशेंट में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जिसमें इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो। किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, याद रखना, इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो किसी पेशेंट में। दूसरी चीज, ऐसे पेशेंट जिसमें एंजाइना हो। क्यों अवॉइड करना है या क्यों ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो याद रखना ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिकॉज ये वैसो कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट है इसका, वैसो कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट। इस वजह से इस ड्रग को नहीं दे सकते हो अगर पेशेंट सफरिंग विद एंजाइना और इस्चेमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर रहेगा। याद रखने का, ड्रग बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट वन, द हेल्मिंच मैन्यूअर एब्डोमिनल थ्रस्ट इज यूज्ड फॉर पेशेंट हु हैज। हेल्मिंच मैन्यूअर एब्डोमिनल थ्रस्ट आपको पता होगा किस में यूज करते हैं, आंसर करिएगा। ए ब्लडी नोज, ए ब्लॉक्ड एयरवे, फॉलन आउट ऑफ बेड, इम्पेयर्ड आईसाइट। चलिए आंसर करिएगा। हेल्मिंच मैन्यूअर या एब्डोमिनल थ्रस्ट जो होता है वो एयरवे ब्लॉक या फिर कोई भी चीज चॉकिंग वगैरह हो जाती है, ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल सा, हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक्ड एयरवे जो होता है वो कोई भी चॉकिंग की वजह से मोस्टली देखने को मिलता है, बाकी ब्लडी नोज के लिए नहीं, पेशेंट बेड से गिर गया उसके लिए नहीं, इम्पेयर्ड आई साइट के लिए भी
नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज बाय ब्लड प्रोडक्ट, एयरबोर्न, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर या नन ऑफ द अबव। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा एवरीवन, सभी आंसर करिएगा। तो जो भी टीबी जो होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो टीबी वाला पेशेंट है उसको मास्क लगा के रखते हैं, प्लस अगर वो हॉस्पिटल में है तो उसको सेपरेट रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एयरबोर्न से ट्रांसमिट होता है, यानी कि आप बात कर रहे हो किसी पेशेंट को, यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है बात करने से, कफ से, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन सा होता है, एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है, ब्लड प्रोडक्ट से इतना नहीं, लेकिन मेनली ये एयरबोर्न डिजीज होता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एनसीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज बिल्कुल मिस मत करना, ट्रस्ट मी। आप लोग तैयारी कर रहे हो तो एक वे में करो, एक स्मार्ट स्टडी फोकस होके करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एमसीक्यू क्रैश कोर्स है हमारा, आपके एनसीएल के सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से ही उसको डिजाइन किया गया है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे भी। प्लस अभी ये स्कोर वगैरह सब आपको बताएगा, एनालिसिस वगैरह सब होगा कहां पे, जब आप टेस्ट दोगे। पहले आपको एमसीक्यू पढ़ना है, उसके बाद में 20 टेस्ट हैं, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ में है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम फोकस्ड आपका कंटेंट रहेगा, कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो ऐसा आपको लगे। नेक्स्ट यहाँ पे इंप्रूव्ड स्पीड और एक्यूरेसी, को स्पीड आप बढ़ा सकते हो जब आप ये टेस्ट दोगे। नेक्स्ट चीज यहाँ पे बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड परफॉर्मेंस, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस एंड सिक्योर रिलायबल, यानी कि जो एग्जाम के अंदर आपका सिलेबस आएगा उसी पैटर्न पे बना हुआ है, तो आपको प्रैक्टिस भी होगी। जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, उतना ही आपका स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट है पेशेंट विथ डिप्रेस्ड कॉन्शियसनेस हैज लैब रिपोर्ट ब्लड शुगर 586 mg पर डीएल, यूरिन कीटोन प्लस प्लस है, 3+ है, विच आईवी फ्लूइड इज प्रेफर्ड, यानी कि हाई ब्लड शुगर है पेशेंट को कौन सा फ्लूइड दोगे, एनएस है, आरएल विथ इंसुलिन या डीएनएस विथ इंसुलिन या नन ऑफ द अबव। कीटोन बॉडी भी है, कीटोन यूरिया है, ठीक है। तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा एवरीवन, सभी आंसर करिएगा, क्लास को शेयर भी करना है साथ में। तो देखिए जब भी ऐसा DKA यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाली सिचुएशंस जब आती है, जिसके अंदर ब्लड शुगर लेवल जो रहता है, आपको पता है इसके अंदर ब्लड शुगर लेवल बहुत ही हाई रहता है, तो इनिशियली तो हम फ्लूइड प्रेफर करते हैं 0.9% नॉर्मल सलाइन। लेकिन जब भी ब्लड शुगर लेवल, ये कब तक करते हैं, जब ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपका लगभग 250 से 300 mg तक नहीं आ जाता, ठीक है। उससे पहले NS 0.9% यूज करते हैं फ्लूइड को रिसक्सिटेट करने के लिए, ठीक है, वॉल्यूम रिसक्सिटेट करने के लिए, क्लियर है, क्योंकि कीटोन बॉडी है इस वजह से। तो ब्लड शुगर लेवल जब 250 से 300 mg तक आ जाता है, उसके बाद में इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, डीएनएस देते हैं, डेक्सट्रोज के साथ में विथ इंसुलिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इंसुलिन देते हैं, क्यों, ताकि हाइपोग्लाइसेमिक कोई ऐसा रिएक्शन ना हो जाए, अचानक से हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन ना हो जाए, इस वजह से हाइपोग्लाइसेमिक, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है वो आप खुद ही बताओ कि जब ब्रेन को पता है कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो यहां तक है, ठीक है, अब आपने जब आप डीएनएस दोगे, ठीक है, उसके बाद में जब आप एनएस दोगे तो सडनली ये ड्रॉप होता है, क्या होता है, सडनली ड्रॉप हो जाता है। और अगर जब ये ड्रॉप होता होता एकदम नीचे चला गया, तब तक भी आपने अपनी बॉडी को, जो आपको शुगर चाहिए, जो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो तो चाहिए,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप कम कर दोगे तो भी चल जाएगा, नहीं, ठीक है। तो आपकी बॉडी भी उसी अनुसार काम करती है फिर। तो अगर सडनली अगर कम हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिक इंपैक्ट आ सकते हैं। इस वजह से इसको रिजॉल्व करने के लिए जब आपका यानी कि पर्टिकुलर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल जो है वो, क्योंकि ऑलरेडी 500 अबव है, तो यहां तक जब आ जाता है उसके बाद में डीएनएस के साथ में इंसुलिन दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह का हाइपोवोलेमिक या हाइपोग्लाइसेमिक इंपैक्ट जो है वो सडनली ना हो। क्लियर? तो और ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा बिकॉज हम इंसुलिन भी दे रहे हैं साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए इस तरीके से दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है विच आईवी फ्लूइड इज प्रेफर्ड, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, डीएनएस विद इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा डीकेए है तो उसमें हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर इज डीएनएस विथ इंसुलिन, डी राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। याद रखिए इनिशियली 0.9% नॉर्मल वो फ्लूइड को या वॉल्यूम को रिसक्सिटेट करने के लिए। नेक्स्ट है आफ्टर सम टाइम द अबव पेशेंट डेवलप कार्डियक अरेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू चेक पल्स, रेडियल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या एंटी क्यूबाइटल आर्टरी। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा एवरीवन। चलिए सभी आंसर करिएगा कि पूछा गया है यहाँ पे आफ्टर सम टाइम द अबव पेशेंट डेवलप कार्डियक अरेस्ट आ रहा है पेशेंट को, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू चेक पल्स। पल्स चेक करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी साइट कौन सी होती है एडल्ट में, ये पूछा गया है। आंसर करिएगा, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे, एवरीवन आंसर करिएगा। तो देखिए जब भी हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट आता है, उसमें हमें ऐसी पल्स चेक करनी है जो पल्स मोस्ट एक्यूरेट हो, ठीक है। तो मोस्ट एक्यूरेट पल्स हम यहाँ पे चेक करेंगे विच इज कौन सी होती है, कैरोटिड आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो होता है वो एक्यूरेसी के लिए यहाँ पे चेक किया जाता है, जो कि सेंट्रल वीनस प्रेशर भी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जो हमें बेस्ट चीज ही बताएगी। तो यहाँ पे सी करेक्ट, बाकी रेडियल आर्टरी नहीं होगा, पॉप्लिटियल भी नहीं होगा, नी जो होता है उसके पीछे की तरफ जो होता है वो पॉप्लिटियल आर्टरी होता है, वो भी नहीं होगा, एंटी क्यूबाइटल आर्टरी भी नहीं, यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बेस्ट है। नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू फर्स्ट, आप सबसे पहले क्या करोगे, एयरवे मैनेजमेंट करेंगे, आईवी लाइन लगाएंगे, सैंड इन्वेस्टिगेशन या मिडाजोलाम लगाएंगे। चलिए आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को एक बार शेयर करिए सभी बच्चे और साथ में आंसर भी करिए। तो देखिए फर्स्टली आप सभी को पता है कि हम हमेशा एयरवे को प्रायोरिटी पर ही रखते हैं, एयरवे रेस्पिरेशन को हम लोग हमेशा प्रायोरिटी पे ही लगते हैं। तो सबसे पहला क्या मतलब सांस है तो आस है, तो एयरवे मैनेजमेंट इज द प्रायोरिटी, उसके बाद बाकी सारी चीजें करनी है। एयरवे मस्ट होता है सबसे पहले, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगेन एमसीक्यू क्रैश कोर्स अवेलेबल है फॉर एनसीएल, स्ट्रेट सीधा बात करूंगी मैं, कोई ऐसा बनावटी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, रियल में आपका टारगेट है एनसीएल को क्रैक करना, ठीक है, तो एमसीक्यू क्रैश कोर्स एज पर योर सिलेबस ही बना हुआ है, प्लस 20 टेस्ट 20 टेस्ट आपको मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, एनालिसिस रैशनल सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमारा ऑफिशियल जो नंबर है उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करिएगा, आपको यहाँ से सारी जानकारी मिलेगी। और किरोशा एकेडमी का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो कर लीजिए, वहां पे ही आपको ये कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बाकी एनसीएल की डेली आपकी क्लासेस जो है वो यहाँ पे रहेंगी, बैक टू बैक हम लोग एज पर योर प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार ही यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। आज का जो हमारा था वो एमएसएन का फार्मा, उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए थे उस एग्जाम में 2020 में एग्जाम हुआ था, तो उससे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। सो आप बने रहिए किरोशा नर्सिंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ना है, पढ़ते रहिए, पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपका गोल अचीव होगा। थैंक यू सो मच।